बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए लेके आए 10th साइंस के लिए स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि साइंस यानी विज्ञान में क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 3 सेक्शन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक एक सेक्शन को ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री वाले सेक्शन यानी रसायन विज्ञान सेक्शन को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो रसायन विज्ञान में कैसे क्या चीज़ें होंगी और डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो विज्ञान जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बेटा विज्ञान को जनरली बोलते हैं क्या हो हम लोग, है ना। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले नॉर्मली क्लास 6, 7, 8, 9 तक तुम लोग पढ़ के आए हो, जैसा 9 में पढ़ा गया वैसे ही पूरा सेक्शन यहाँ पे, बस टॉपिक अलग है। तो जनरली विज्ञान, साइंस विज्ञान कहते किसे हो, तो सीधा सा बोलेंगे किसी भी वस्तु के सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कह सकते हैं आसानी से। यह विज्ञान को अगर तुम डिवाइड करोगे तो विधन ज्ञान विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान का होना विज्ञान कहलाता है ना। अगर हम बात करें आगे उसके, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को शुरू करने से पहले रसायन विज्ञान में बहुत ढेर सारे फार्मूले, तत्व, इन सब के प्रतीक सिंबल यूज होंगे, ठीक है ना। तो जरूरी है कि तुम्हें कम से कम 30 तक तत्वों के नाम, उनका प्रतीक, है ना, और उनका परमाणु क्रमांक याद हो, ठीक है ना। और साथ में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, जैसे देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बोर्ड पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, तो इसको पहले तो नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे के जो भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे इन सब का यूज और साथ में रासायनिक तत्वों के बारे में आप लिख कर रखेंगे, क्योंकि उन्हीं के यूज से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बताना शुरू करते हैं। ठीक है, विज्ञान फार्मूला नोट कर लिया होगा, तत्वों के नाम, प्रतीक, ये सारी चीजें लिख ली होंगी। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे रसायन विज्ञान को पढ़ने में। तो जैसे मैंने बताया कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं ना। विज्ञान देखो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विधन ज्ञान, विशेष ज्ञान, यानी वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी, विशेष जानकारी का होना, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी का होना क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। या किसी वस्तु के सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब विज्ञान को क्लास 9 में भी तुम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा था, क्लास 10 में भी 3 पार्ट में ही पढ़ना है। वो कौन कौन से पार्ट है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। और रिवीजन का तरीका में भी अभी डिस्कस करूंगा, किस तरीके से रिवीजन करें, क्या क्या रिवीजन करें जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हो। क्योंकि हमें अक्सर सवाल रहता है, बच्चे परेशान भी रहते हैं कि क्या पढ़ा जाए डायरेक्टली, है ना, क्या पढ़ा जाए, कैसे अपने प्रेशर को कम करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रसायन विज्ञान से शुरू करेंगे। रसायन विज्ञान से शुरू करते हुए फिर हम लोग चलेंगे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो क्या बोलते हो कि विज्ञान की, ये विज्ञान की शाखा ही तो है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के संगठन, पदार्थ के गुणों के बारे में और परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पदार्थ में परिवर्तन होता है। इन तीनों चीजों के बारे में अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, किसमें, रसायन विज्ञान के अंदर। जैसे क्लास 9 में ही पहला चैप्टर आया था पदार्थ के बारे में, परिवर्तन के बारे में वहां पे पढ़ाया जाता है ना। तो वह रसायन विज्ञान क्या, कोई किसी भी क्लास का तुम पढ़ लो, और रसायन विज्ञान में हम लोग इतनी चीजों का अध्ययन करते हैं। और ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजों का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों और उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान में आओगे तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की जब हम लोग बात करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। जैसा अगर जीव विज्ञान को बोलो तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे जीव विज्ञान यानी जीवों का विज्ञान कह लो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन क्या है, वो जीव विज्ञान में आ जाता है। और ये जीव विज्ञान के 2 पार्ट में बढ़ जाता है,
एक तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और एक का क्या होता है कि वहाँ पे जानवरों जंतुओं के बारे में होता है, उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु या जंतु विज्ञान में मानवों का विज्ञान भी उसी में आ जाता है, और साथ में ये भी कहें तो वहाँ पे जो भी इंसेक्ट है, जो भी एनिमल्स हैं, उन सब का भी विज्ञान इसी में आ जाता है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दो पार्ट में आ जाता है। वनस्पति विज्ञान और यहाँ पे जंतु विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी जिसको कहते हैं ना, ये जूलॉजी ये बॉटनी है, ये कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान में इसको क्या बोल सकते हो, भौतिक विज्ञान बोलोगे सर इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। जो यानी हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही होती है, चाहे वो भूकंप का आना हो या ये कह लो कि पंखे का चलना, एक पदार्थ, एक किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह पे चलना, पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, या चंद्रमा का घूमना, मतलब कि जितनी भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही होती हैं वो सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। प्रकृति में होने वाली, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। ठीक है, रसायन विज्ञान तुमने देख लिया। रसायन विज्ञान में पदार्थों के परिवर्तन, पदार्थों के बारे में, संगठन गुणों के बारे में, इसमें घटनाओं के बारे में, और इसमें वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान यानी जंतु के बारे में या वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में विज्ञान को डिवाइड कर लेते हैं। 10th में सबसे पहले केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। केमिस्ट्री में जैसे हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान, तो तुम्हारे में रसायन विज्ञान में टोटल 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से चैप्टर आएंगे, जिसमें पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण है, और तीसरा चैप्टर जो आता है धातु एवं अधातु करके है, और चौथा चैप्टर आता है जो, तो उस चैप्टर में जैसे कार्बन एवं इसके यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर से बात करेंगे। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। बहुत ही आसानी से हम लोग चीजों को फिनिश करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना है अच्छे तरीके से। केवल पास नहीं होना है, कम से कम मेहनत करते रहिए, और डेली कम से कम 4 से 5 PYQ जरूर तैयार करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है एवं समीकरण है, या समीकरण कह लो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होगा, कैसे इसको पढ़ेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। जैसे बर्फ लेते हैं, अगर बर्फ का एग्जाम्पल अगर लो, तो यहाँ पे बर्फ का छोटा सा पीस ऐसे बनाते हैं, और इसको अगर हम लोग क्या करें, जैसे इसको गर्म करते हैं, बर्फ को क्या करेंगे बेटा, गर्म करते हैं, तो ये पानी में बदल जाएगा। जैसे बर्फ को गर्म करेंगे पानी में बदल जाएगा। या ये कह लो, हम लोग अगर किसी भी कागज को लें, है ना, कोई भी कागज, पीस ऑफ पेपर ले लिया, और इसको क्या करें, ये कागज है, और कागज को हम लोगों ने क्या किया है, एक कैंडल यहाँ पे रखा है, तो ये कागज क्या होगा, जलने लगेगा, है ना। कागज जलता है, तो कागज का जलना, यहाँ पे राख बनेगी उससे, है ना, प्लस क्या है, वहां पे रोशनी भी मिलेगी और ऊष्मा भी मिलेगी, ये सारी चीजें कह सकते हो ना, धुआं भी निकलेगा, और क्या कह सकते हो, ऊष्मा मिलेगी, ये सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं।
बहुत ज्यादा उसमें नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन हाँ ये तो होगा, राख भी जलने के बाद राख बचेगी उसको और धुआं होगा। तो क्या इन सबको मिलाकर के वापस हम लोग फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जो बर्फ था, बर्फ को तुमने क्या किया था, यहाँ पे गर्म किया था, ये क्या है बेटा, बर्फ है। बर्फ को गर्म किया तो पानी में बदल गया, ये पानी में बदल गया। लेकिन पानी को चाहे तो फिर से फ्रीज करके अगर ठंडा करे पानी को तो फिर से बर्फ में बदला जा सकता है। यानी इसमें हम लोग फिर से वापस जा सकते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में वापस नहीं जा सकते। यानी पदार्थों के अंदर जो परिवर्तन है, पदार्थों को परिवर्तन के बारे में बात करें तो पदार्थों के परिवर्तन दो प्रकार से होंगे, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो कोई भी पदार्थ जो हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही है, सारी चीजें पदार्थ है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। तो पदार्थों के में आपस में जो परिवर्तन होता है, पदार्थों में जो आपस में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब कैसे समझोगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बर्फ का पिघलना था या कागज का जलना था, है ना, तो इस तरीके से। तो ये दोनों ही परिवर्तन अलग अलग तरीके के परिवर्तन है, हो रहा पदार्थ में परिवर्तन, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है। तो पदार्थों में परिवर्तन को दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, एक पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ा जाता है। भौतिक परिवर्तन, है ना, एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या क्या कह सकते हो। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं, बर्फ था तभी वो पानी का ही रूप था और पानी बन गया तो पानी तो है ही एक्चुअली में। तो यहाँ पे उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। उसके जो अणु का फार्मूला था H2O था, यहाँ पर भी दोनों जगह वही है, संगठन में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई नया पदार्थ नहीं बना, है ना, केवल भौतिक अवस्था चेंज हुई थी। लेकिन ये वाले में क्या हुआ, इसका पूरा संगठन ही चेंज हो गया है, एक नई चीज है, और इसको मिलाकर से फिर से वापस इसको नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, कह सकते हैं ना ये। फिर अगर बात करें संगठन नहीं बदलता, संगठन नहीं बदलता। इसमें बात करें पदार्थ का संगठन बदल जाता है, बदल जाता है, कह सकते हैं हाँ। फिर क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल जिसको कहते हो, यानी जाते हैं वापस अपनी मूल अवस्था में फिर से आ सकते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे देखो यहाँ पे बर्फ का पिघलना था, है ना, या मोड़ना था, आदि कर सकते हैं हम। मोड़ना, कोई भी कागज लेकर के मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर से अपनी अवस्था में ला दिया, तो कहाँ पे वहां पर नई पदार्थ बना, केवल अवस्था उसका या आकार ही चेंज किया। रासायनिक परिवर्तन में दूध का दही में बदलना या कागज का जलना, है ना, कोयले का जलना, कार्बन का जलना, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। और जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, असल में रासायनिक परिवर्तन ही किसका पार्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसी को हम लोग बाद में मॉडिफाई करके बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बना सकते हैं। नया पदार्थ बनता है ना, टिक का मतलब है कि होगा, क्रॉस का मतलब है कि नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, आपने परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देख लिया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझोगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में सिंपल सा कहना, कब जब भी कोई भी दो पदार्थ, एक पदार्थ के लिए एक पदार्थ के लिए दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने पर अगर कोई नया पदार्थ बन गया तो मतलब वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है,
दो पदार्थ मिलाने पर एक नया पदार्थ अगर बना तो मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर कहोगे सर यहाँ पे हमने चीनी लिया है ना, या चीनी को या गेहूं को चने के साथ मिला दिया तो क्या कोई नया पदार्थ मिला, है ना, नहीं। वहां पे केवल वो मिक्स हुआ है, मिक्स होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं, केवल मिक्स होकर रखा हुआ, कोई भी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मतलब कि वो नया पदार्थ नहीं बना तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर दो पदार्थों को मिलाने पर नया पदार्थ बन जाता है तो वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे कार्बन का दहन या जलना, तो कार्बन को जलाएंगे तो जलाने का मतलब किसी भी चीज का दहन कराएं, दहन कराने का मतलब है कि उसको जलाना, और कोई भी चीज जलती तभी है जब वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी किसी भी पदार्थ का दहन का मतलब होता है उस पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का दहन कराने जा रहे हैं तो कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन लिख लिया। दहन का मतलब किसके साथ अभिक्रिया होगी, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी भाई, कोई भी चीज जलेगा तो धुआं निकलेगा, यानी यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन का दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी को जाए, कार्बन का प्रतीक क्या होता है C, ऑक्सीजन का होता है O2, स्टार्टिंग में आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है ना। या ये कह लो कि यहाँ पे जैसे बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3 होता है, और इसको सिरका मिलाने पे सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COO, एसिटिक एसिड होता है उसमें, बेकिंग सोडा NaCO3 होता है। जैसे मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है CO2 गैस आती है, साथ में जैसे CH3COO और साथ में ये Na, तो CH3COO और साथ में इसके आ जाता है Na, और प्लस में इसका जैसे यहाँ पे CO2 है, यहाँ से CO2 बन गया बाहर, और प्लस में H2, इसका हाइड्रोजन बचा हुआ था, यहाँ से एक ऑक्सीजन था, H मिलकर H2 और इसका O, तो बन गया H2, है ना। यानी सिरका जैसे ही हम लोग लेंगे ऐसे करके सिरका यहाँ पे लेंगे, और सिरके में जैसे ही हम लोग क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा जैसे ही डालेंगे यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे, ये बबल किसके होंगे, CO2 गैस के होंगे। तो यानी इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने देखो इस तरीके से डिफाइन कर लिया, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के माध्यम या कैसे पहचानेंगे उसके माध्यम को देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर रहे होगे तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें बेटा, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, हम जैसे रासायनिक अभिक्रिया देख लिया, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाएं साइड में क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लो मैंने C+O2 ही लिखा और क्या बना इससे CO2 बना, है ना। तो अभिक्रिया की इस अभिक्रिया के लेफ्ट में क्या है, बाएं साइड में, जो बाएं में होता है, बाएं साइड को, बाएं तरफ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ये बाएं तरफ है और ये दाहिना तरफ है, ये तो कहेंगे ना। तो जो बाएं तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो दाएं तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। और ये क्या बता दें, दिशा की अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ हो रही है, ठीक है। और दोनों को किससे सेपरेट करते हैं, तीर द्वारा, ये क्या है, तीर, ठीक है। अभिकारक एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उत्पाद भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया के बाएं तरफ क्या होता है, बाएं तरफ होता है अभिकारक, इसको रिएक्टेंट यानी R से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्टेंट उत्पाद को P से यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। यानी R यानी रिएक्टेंट किससे बदलता है, प्रोडक्ट यानी P में बदलता है, ठीक है। तो ये था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका था, है ना। ये था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाएं में क्या होता है, बाएं तरफ क्या होता है अभिकारक और दाएं तरफ क्या होता है उत्पाद।
दोनों को अलग कौन करता है, तीर द्वारा दर्शाते हैं। तीर होता है यानी यह अभिक्रिया बाएं से दाएं तरफ हो रही है, ठीक है, बाएं में अभिकारक और ये किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है, तीर था। अब मान लेते हैं कि मान लो तुमने तो क्वेश्चन उठा कि इस तरह यहाँ पे दो पदार्थ लिया, आपस में मिला दिया। अब हमें पता कैसे चले, क्या हमेशा फार्मूला से थोड़े ना हम लोग लिखेंगे वहां पे, कैसे उसको समझेंगे, है ना। दो पदार्थ लेकर के मिला दिया, हमें फार्मूला नहीं भी पता है, तो क्या हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, बता सकते हैं। कैसे, तो वहां पे कोई भी दो पदार्थ लोगे और दोनों को मिलाओगे, तो अगर उन दोनों को मिलाने पर क्या क्या परिवर्तन मिलता है तुम्हें, दो पदार्थ को मिलाने पर, है ना। मान लेते हैं ताप परिवर्तन मिला, ताप बदला, ताप परिवर्तन यानी दोनों को मिलाने पे ताप बदल गया। एक तुमने अभिकारक इधर लिया और इसको बी वाले में उत्पाद में मिला दिया, बी वाले में मिला दिया, तो क्या बना, जो दोनों को मिलाने पर बना सी, उसका तापमान बदल गया, है ना। तो तापमान परिवर्तन अगर हुआ तो अभिक्रिया हुई है। रंग परिवर्तन हुआ, रंग बदल गया, भाई लाल था लाल से काला हो गया, भूरा हो गया, सफेद हो गया, रंग परिवर्तन हुआ, तब भी क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या ये कह लो कि कोई भी गैस बनी, गैस के बुलबुले बनने लगे, गैस का निकलना, गैस का निकलना भी क्या होता है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। या इवन ये कह लो कि अवस्था का बदलना, अवस्था का परिवर्तन या बदलना, ये भी किसमें आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में। दो पदार्थ तुमने मिलाया, दोनों पदार्थ मिलाने पे दोनों द्रव, तो पता चला मिलाया तो बन गया ठोस, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से बता सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में था। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधियां, रासायनिक समीकरण के बारे में, फिर उसको हम लोग देखते हैं। इतना नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में हम लोग देख लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने शुरू करा था क्लास 10th यूपी बोर्ड में। 10th यूपी बोर्ड की साइंस हम लोगों ने शुरू करी है, तो वहाँ पे क्लास चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, एक एग्जाम्पल के बारे में और डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण में चलेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसे यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का दहन देखने जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाओं का ही एग्जाम्पल है। देखते हैं बड़ी आसानी के साथ में इसको कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जैसे लिया था रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन करा रहा है। मैग्नीशियम का दहन करने का मतलब है, जैसे हम लोगों ने बोला, किसी भी चीज का दहन कराने में रासायनिक अभिक्रिया वो होती है, चाहे वो कार्बन का दहन कराना, दहन कराने का मतलब जलाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की मदद से इसको हम लोगों ने पकड़ लिया और बर्नर की सहायता से क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। जैसे जला रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका एक सफेद पाउडर, एक कांच का वॉच ग्लास होता है, कांच की जैसे प्लेट टाइप की छोटी सी होती है, तो वॉच ग्लास में उस सफेद पाउडर को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सारी प्रक्रिया को समझते हैं, क्या क्या यहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, इसके एमसीक्यू वगैरह और इसके क्वेश्चंस काफी आते भी हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले कौन सी धातु हम लोग यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम की धातुओं को यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैग्नीशियम के बारे में जान लेते हैं, फिर इसमें हम लोग चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे ले रखा है, जिसको हम लोग बर्निंग कराने वाले हैं, दहन कराने वाले हैं, वो कौन सी धातु है, मैग्नीशियम की धातु है। और मैग्नीशियम की धातु अति क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की धातु अति क्रियाशील धातु होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि जब भी इस क्रिया विधि को हम लोग समझते हैं, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम का दहन कराने से पहले मैग्नीशियम की सतह को साफ किया जाता है, क्यों, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख देंगे, बट ऐसा अभी पहले बताते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम धातु है और अतिक्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील धातु है और ये हवा से क्रिया करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत।
हवा से क्रिया करने का मतलब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यानी अगर ये धातु मैग्नीशियम की है तो इसके ऊपर एक किसकी परत आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाएगी। इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाती है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, ये मैग्नीशियम की क्रियाशीलता को घटा देती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो कई धातुओं को जोड़ने का काम भी करती है, हर मिश्र धातुओं बनाने का काम करती है। तो हम लोग यहाँ मैग्नीशियम जैसे ही हवा में रखी रहेगी तो क्रियाशील धातु है। अभी जैसे हवा से क्रिया करके इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी। अब जैसे इसको हम लोग जलाना चाहेंगे तो जलाएंगे तो वहां पे फिर उससे क्रियाशीलता में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, सही तरीके से वो क्रियाविधि नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन कराने से पहले उसकी सतह को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो रिबन होती है, मैग्नीशियम धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। वो हवा में ही अभिक्रिया करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सतह बना लेती है, जो उसकी क्रियाशीलता को घटाती है। इसलिए मैग्नीशियम की सतह को साफ किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जलाने जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, जलाने जा रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की मदद से पकड़ा हम लोगों ने। इसको इस अभिक्रिया को कभी भी हम लोग करते हैं तो हमेशा आंखों में एक हम लोग ग्लास का मतलब कि एक चश्मा पहन कर करते हैं, ताकि क्योंकि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो बहुत ही चमकदार सफेद ज्वाला के साथ में ही जलती है, एकदम चमकदार, इतना तेज जलती है ऐसे कि उसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को करेंगे तो काफी दूर से करेंगे और आंखों में चश्मा लगा के किया जाता है इसको। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की मदद से पकड़ा गया और बर्नर की सहायता से जलाया गया तो मैग्नीशियम जलने लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जलने लगता है और जल कर क्या है, सफेद पाउडर बनाता है, जिसको वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सफेद पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। यानी यहाँ पे होता क्या है कि मैग्नीशियम का होता है दहन, मैग्नीशियम का होता है यहाँ पे दहन, और यहाँ पे बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का दहन होता है, मैग्नीशियम इसका दहन कराते हैं। दहन करने का मतलब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया जैसे करते हो तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg सिंबल होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की दहन की अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें जो सफेद पाउडर बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला MgO है। ठीक है, सफेद पाउडर किसमें इकट्ठा किया गया, इसको वॉच ग्लास में। मैग्नीशियम के दहन किसकी उपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वही मैंने बताया ना कि मैग्नीशियम को सतह को साफ किया जाता है ना। तो मैग्नीशियम को सतह को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह लेयर आ जाती है, जिसको हटा देंगे तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, इसीलिए मैग्नीशियम की सतह को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी तो बात हो गई, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। ओके, रासायनिक समीकरण नोट करिए इसको। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का भी अध्ययन करेंगे हम लोग, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन हम लोगों ने देखा। तो मैग्नीशियम का दहन करते समय कौन से रंग की ज्वाला आती है, कौन से रंग का फ्लेम, जैसे उसको जलाते हैं तो पीले रंग का वो जलता है, लाल रंग का जलता है, हरे रंग का जलता है। तो जब भी मैग्नीशियम की हम लोग बर्निंग करते हैं, उसको जलाते हैं तो चमकदार सफेद रंग आता है, एकदम सफेद चमकदार आता है, इसलिए उसको हम लोग वापस दूर रखते हैं और चश्मा लगा के उसको देखते हैं। ठीक है, तो चमकदार समय व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बोलो या सफेद चमकदार बोलो उसको।
चमकदार सफेद आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे जाए मैग्नीशियम का दहन करते समय कौन से रंग की ज्वाला आती है, कौन से रंग की फ्लेम, तो आंसर हो जाएगा चमकदार सफेद रंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम का दहन करने से पहले इसकी सतह को साफ किया जाता है क्यों, है ना, मैग्नीशियम का दहन करते समय उसको पहले उसको साफ किया जाता है उसकी सतह को क्यों। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, हवा में कुछ देर हल्का भी रहे तो हवा में जो ऑक्सीजन होते है क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगी, तो इसके ऊपर लेयर आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, जलाएंगे अगर, तो जलाएंगे तो ये सही से जलेगी नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह है, तो आसानी से इसका दहन नहीं होगा। तो वही आंसर लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम अति क्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, जो इसके दहन में बाधा डालती है और इसे आसानी से जलने नहीं देती है। इसलिए मैग्नीशियम की सतह को दहन करने से पहले उसकी सतह को साफ किया जाता है। क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है कई बार, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम के दहन से संबंधित जो क्वेश्चन दिए थे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि जैसे मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया कि जब भी मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तो उस क्रियाविधि में मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे इकट्ठा करते हैं, तो सीधा सा है वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं एकदम आसानी से। मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में दहन होता है मैग्नीशियम का, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे आगे चल के हम लोग का अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, तो ये एक तरीके की अभिक्रिया जो आएगी वो आएगी अभिक्रिया, उसमें संयोजन अभिक्रिया में आती है। तो अगर पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के दहन में इसका एक संतुलित समीकरण लिखिए, तो Mg+O2 MgO वहां पे लिख देंगे, उसको बैलेंस करा लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये था मैग्नीशियम के दहन से संबंधित क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए।